बहुत से लोग रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि सर हमने फ्रीलांस वीज़ा भी लेना है और क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा। इस फ्रीलांस वीज़े का सारा पोस्टमार्टम करेंगे कि किन लोगों के लिए ये फ्रीलांस वीज़ा बनाया गया है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हर वो बंदा जो रिमोट वर्क कर रहा है, जो अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर रहा है, वो फ्रीलांसर इस वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हर वो बंदा जो रिमोट वर्क कर रहा है वो फ्रीलांसर तो है, लेकिन इस वीज़े के लिए हर फ्रीलांसर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इंडोनेशिया की पॉलिसी के मुताबिक अगर आप रिमोट वर्कर हैं, ठीक है, आप अपने घर से लैपटॉप से कोई काम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वीज़ा लेकर इंडोनेशिया के अंदर मूव कर सकते हैं। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ द इंडोनेशिया होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझना है। एक कंपनी है वो इंडोनेशिया के अंदर है और आप उसके साथ उसका काम कर रहे हैं घर से, अपने घर में बैठ के उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या आप एज अ एम्प्लॉय उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो इंडोनेशिया के अंदर से जनरेट हो रही है, जबकि फ्रीलांस वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि आप मलेशिया में, आपकी जो कंपनी है जिसने आपको हायर किया हुआ है वो मलेशियन कंपनी है। ठीक है, लेकिन आप इंडोनेशिया के अंदर बैठकर उनको यानी कि अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपकी सैलरी है, जो आपकी तनख्वाह है, वो आफ्टर मंथ आपको रेमिटेंस की सूरत में आती है, यानी कि आउट ऑफ द इंडोनेशिया से आती है। लेकिन अगर यही तनख्वाह आपको इंडोनेशिया के अंदर से मिल रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप वायलेशन कर रहे हैं। आप फ्रीलांसर वीज़ा के लिए फिर एलिजिबल नहीं है, बल्कि आप यहाँ के वर्कर वीज़ा यानी कि वर्कर के तास के लिए एलिजिबल है। अब बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सर अगर हम इंडोनेशिया के अंदर आ जाते हैं तो क्या हम यहाँ पे शॉपी पे बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस, यानी कि यहाँ के जो ऑनलाइन मार्केट्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि शॉपी है, लज़ादा है, उसके बाद टिकटॉक है, टिमो है, बेशुमार यहाँ पे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। तो क्या हम घर बैठ के उन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अर्निंग कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आप इमिग्रेशन मुतल्लिका दफ़ा लगा के आपको डिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप अगर इंडोनेशिया के अंदर फ्रीलांस वीज़े के ऊपर हैं तो आप इन एप्लीकेशंस के ऊपर, इन मार्केट्स के ऊपर अकाउंट भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे कंपनी बनाते हैं और इन्वेस्टर के पास लेके यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे ई कॉमर्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए आपको बिजनेस लाइसेंस चाहिए होता है, आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको इन्वेस्टर के पास चाहिए होता है। ठीक है, सो अगर आप सिर्फ इस पर्पस के लिए आ रहे हैं कि इंडोनेशिया की जो ई कॉमर्स की मार्केट है बहुत बड़ी है और मैंने चूंकि करना भी ई कॉमर्स है तो लिहाजा मैं फ्रीलांसर के लिए एलिजिबल हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आपको बात होपफुली क्लियर होगी। अगर किसी ऐसी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं जो आउट ऑफ द इंडोनेशिया है तो फिर आप जो है इंडोनेशिया के फ्रीलांस के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रीलांस का जो वीज़ा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो पहली रिक्वायरमेंट होती है ये होती है कि आप किसी ऐसी कंपनी जिसके जो आउट ऑफ द इंडोनेशिया उसके अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, और उस कंपनी के साथ आपका कंट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो आपने प्रोवाइड करना है मिनिमम 2 साल का, जो आपने उस कंपनी के साथ आपका कंट्रैक्ट होना चाहिए कि वो आने वाले 2 साल तक आप उस कंपनी के अंडर काम करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप फ्रीलांस वीज़ा 2 साल का ले रहे हैं, साल का ले रहे हैं, ठीक है, सो ये चीज़ होगी, एक आपको क्लियर होगी। जो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो कंपनी है वो आउट ऑफ द इंडोनेशिया होनी चाहिए। दूसरी ये कि आपका उसके साथ इंप्लॉयमेंट कंट्रैक्ट होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि $5000 आपकी पर मंथ की जो है वो सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, $5000 आपकी पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए, जिसकी हमें स्लिप चाहिए होगी आपकी कंपनी की तरफ से, यानी कि जो आपकी कंपनी है वो आपको वो रिटर्न फॉर्म में एक स्लिप में आकर देगी जिसके ऊपर आपकी $5000 जो है वो आपकी सैलरी होगी। ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट्स होगी। अब चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि वही अकाउंट से अंदर, कंपनी के अकाउंट से आपने स्टेटमेंट में इसको जो है ना वो प्रूफ करना है ना। ये नहीं है कि खाली आपने बस स्लिप बनवा ली, फर्ज करें आपकी वहाँ पे पाकिस्तान में अपनी कंपनी है और अपनी स्लिप बना ली। और अब ये है कि ऐसे आप कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में आपकी अपनी कंपनी है, आप अपनी कंपनी से खुद को एज अ एम्प्लॉय डिक्लेयर करके सैलरी स्लिप बनाकर आप यहाँ तक अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन आखिरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि उसी कंपनी के बैंक अकाउंट से आपको रेमिटेंस आनी चाहिए इंडोनेशिया के अंदर आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, हर मंथ आपकी तनख्वाह यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, सो होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप इंडोनेशिया के फ्रीलांस वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये आपका क्राइटेरिया, अगर तो आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। इंडोनेशिया बहुत अच्छी जगह है, रिमोट वर्कर के लिए आपको बहुत चीप प्राइसेस पे लग्जरी लाइफ स्टैंडर्ड मिल जाता है। सो मोस्ट रिकमेंडेड भी है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप फ्रीलांस वीज़ा लेके यहाँ पे ज़रूर आए। अब इन फ्यूचर की बात करेंगे, अगर आप इस वीज़े के ऊपर इंडोनेशिया के अंदर रह लेते हैं तो क्या आप इन फ्यूचर यहाँ की सिटीजनशिप गेट इन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीलांस वीज़ा है और 5 साल तक आप यहाँ इंडोनेशिया के अंदर स्टे कर जाते हैं तो आफ्टर 5 ईयर आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब सिटीजनशिप क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि अगर जैसे कि इन्वेस्टर वीज़े में होता है कि अगर आपके पास 2 साल का कितास है तो आपने 2 साल वाले कितास को 1 साल और एक्सटेंड करवाना है, 3 ईयर का आपका यहाँ पे स्टे हो गया और आफ्टर स्टे आप यहाँ का किताब ले सकते हैं, जिसे लोग PR कहते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी। जबकि ऐसा नहीं होता। परमानेंट रेजिडेंसी वो होती है कि उसके बाद आपको किसी किस्म के किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इनकी जो
PR है, इनकी जो मिनी PR है जिसको हम किताब कहते हैं, वो आपको 5 साल तक यहाँ पे रहने के लिए एलिजिबल करती है। उसके बाद फिर आपको वही किताब को रीन्यू करवाना पड़ता है। सो ये चीज़ है जिस तरह साउथ कोरिया के अंदर होता है ना। देखिए साउथ कोरिया के अंदर अगर आप विजिट वीज़ा लेके जाते हैं तो साउथ कोरिया आपको पहली दफ़ा ओनली 1 मंथ का विजिट वीज़ा इशू करता है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुली इन आउट भी कर जाते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, वहाँ से होकर वापस आ जाते हैं, तो दूसरी दफ़ा जो है ना पोर्टल के ऊपर आपके पास जो दूसरी ऑप्शन होती है वो भी ओपन हो जाती है कि अब आप 6 मंथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सेम रूल है कि सबसे पहले आप इंडोनेशिया के अंदर 2 ईयर इन्वेस्टर के तास लेंगे, उसके बाद आप 1 साल इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे, फिर आपका जो अगला गेट खुलेगा, अगला रास्ता खुलेगा वो किताब का खुलेगा, फिर आपको 5 साल का डायरेक्टली वीज़ा दिया जाएगा। सो ये आपकी PR नहीं होती जिसको हम किताब कहते हैं, ये आपका वीज़ा ही होता है, लेकिन ये 5 साल का होता है। अब बात करें सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप बेशक आप फ्रीलांस के ऊपर 5 साल तक यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ के बेशक आप 2 ईयर इन्वेस्टर के तास के ऊपर आकर यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ आप विया किताब यहाँ पे स्टे करते हैं, तो आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सिटीजनशिप आपको देनी ना देनी ये टोटली अथॉरिटीज़ के अंडर होता है। वो बाकायदा आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो ये देखते हैं कि इंडोनेशिया के कल्चर को ये बंदा अडोप्ट कर चुका है नहीं कर चुका, फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं है, लैंग्वेज पे इसका कितना अबूर है। सो ये सारी बातों को ज्वाइन अप करके फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो अथॉरिटी है, वो फिर आपके बारे में डिसाइड करती है कि हमने आपको सिटीजनशिप के लिए अहल करार देना है कि नहीं कराना। सो होपफुली यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बात ये करते हैं कि अगर आप के पास फ्रीलांस वीज़ा मौजूद है लेकिन ओरिजिनल तौर पर आप फ्रीलांसर नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि देखें वीज़ा इंडोनेशिया का लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्मूथली काम हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी लीगलाइजेशन हम देखें तो कोई बंदा भी इसकी लीगलाइजेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन हर वो बंदा जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है वो यहाँ पे बड़े बड़े वीज़ों पे बैठा हुआ है। जैसे कि इन्वेस्टर के पास के लिए अगर लीगलाइजेशन की बात करें तो 4 करोड़ रुपया मिनिमम आपके पास होना चाहिए एट द पॉइंट, फिर ही आपको वीज़ा इशू होता है। लेकिन जिस बंदे के पास 5 लाख का बजट है वो भी यहाँ पे एज इन्वेस्टर बैठा हुआ है, तो ये काम कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इमिग्रेशन आपको कोई ना कोई जैसे तैसे भी करके आपका वीज़ा निकल रहा है, या एजेंट निकल रहा है, या जैसे भी निकल रहा है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते। सो होपफुली आप मेरी बात को मेरे पॉइंट को पिक कर गए होंगे, ठीक है। सो जैसे तैसे करके भी अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा यहाँ का ले लिया हुआ है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क पर नहीं है, ठीक है। मैं समझता हूँ कंपेयर टू इन्वेस्टर वीज़ा जो बंदा फ्रीलांस वीज़े के ऊपर है वो ज़्यादा रिस्क के ऊपर है। उसकी रीज़न ये है कि फ्रीलांस वीज़े की सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है और बिल्कुल सिंपल सा केस है कि सर आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ रेमिटेंस आनी चाहिए। अगर आप इंडोनेशिया के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कोई नेट प्रॉफिट बना रहे हैं, या इनर साइड आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शनें आ रही हैं और इमिग्रेशन वाला कहीं भी आपको मिल जाता है और सिर्फ वो एक ही बात करेगा, सर अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखाएं, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट उसको खोल के दिखा देते हैं तो उसके अंदर आपकी रेमिटेंस नहीं है तो आप पकड़े जाएंगे, ठीक। आपको एज अ फ्रीलांसर होना सिर्फ तब भी साबित कर सकते हैं जब आपके अकाउंट के अंदर रेमिटेंस आती है, और अगर आपके अकाउंट के अंदर रेमिटेंस आती है और क्या उसी कंपनी से आ रही है जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इमिग्रेशन वाला बंदा सिर्फ आपकी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन होने की देर है, वो 1 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि ये रियल फ्रीलांसर नहीं है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके या जैसे तक से भी सेटिंग के अंदर इंडोनेशिया के अंदर आया हुआ है। सो बात करने का मकसद ये है कि जो आपका फ्रीलांस वीज़ा होता है ये मोर रिस्की होता है कंपेयर टू इन्वेस्टर। जबकि जो YouTube के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो लोग ये कह रहे हैं जी इन्वेस्टर वीज़ा ना लें, इन्वेस्टर वीज़ा ना लें, इन्वेस्टर वीज़ा ना लें, क्योंकि इन्वेस्टर वीज़ा रिस्की है, कल को आप पकड़े जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर वीज़े में कितना रिस्क है। अब जबकि एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात ये है कि इंडोनेशिया के अंदर जब आप इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम जो है पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपया होना चाहिए। 3.48 करोड़ रुपया बनता है। अगर इंडोनेशिया में बात करें तो 2.5 बिलियन पेड अप कैपिटल है। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ऑलमोस्ट 3.8 करोड़ रुपया बनता है, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो फिर आप ओरिजिनल और रियल इन्वेस्टर हैं। अगर ये आपके पास नहीं है और आप इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है तो फिर क्या इसका हल है? देखें, अगर जब हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं ना, ये जो 3.8 है ना, ये इमिग्रेशन की एक यूँ कह लें कि एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपने वीज़ा ये लेना है तो आप उन्हें हमें अकाउंट में इतने पैसे दिखाने हैं, ठीक है। दिखाने के बाद आप ये वीज़ा गेट इन कर लें। अब वो बंदे जिस तरह भी करके इतने पैसे दिखा देते हैं, वीज़ा ले लेते हैं और इंडोनेशिया के अंदर आ जाते हैं, बात खत्म, ठीक है। बात खत्म होगी। हमने इनके साथ कोई ऐसा इकरारनामा नहीं किया होता, जो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई भी ऐसा टाइम पीरियड हमने इनके साथ तय नहीं किया होता कि जो आपकी 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो हमने 2 मंथ के लिए अंदर लेके आनी है, 4 मंथ के लिए अंदर लेके आनी है, 5 के अंदर लेके आनी है, साल के अंदर लेके आनी है, 2 साल के अंदर लेनी होती है। ऐसी कोई भी हमने कोई टाइम पीरियड इनके साथ फिक्स नहीं किया होता, ठीक है। सो बात करने की ये समझ आई कि अगर आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा एक दफ़ा आ गया और आप किसी तरह इंडोनेशिया के अंदर एंट्री कर गए हैं तो इमिग्रेशन आपको बाद में ये साबित नहीं कर सकती कि आप रियल इन्वेस्टर हैं या फेक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। जबकि फ्रीलांसर के अंदर वो आपका जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो हर मंथ आपकी सैलरी जो है वो $5000 जो आपने स्लिप लगाई हुई है उसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर भी रेमिटेंस आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीलांसर बंदा अपने बैंक से पकड़ा जाता है, जबकि इन्वेस्टर बंदा अपने बैंक से भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि वो एक तो उसने इन्वेस्टर वीज़ा लिया हुआ है, दूसरा यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी आपके अकाउंटों में नहीं होती। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं भी लगाई होती है, जैसे कि आपने लॉन्ड्री बनाई है, जैसे कि आपने कोई भी काम किया हुआ है, पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, डेट चीज अगर आपके अकाउंट में
ट्रांजैक्शन आ रही हैं जा रही हैं या डेट शीट बेदंगी आ जा रही हैं तो वो मैटर नहीं करता। एटलीस्ट आपके पास कंपनी अकाउंट होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि अगर आप इंडोनेशिया के अंदर इन्वेस्टर वीजे पे खुद को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके पास कंपनी अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि कंपनी अकाउंट के ऊपर आपका वीज़ा मिलता है। अगर कंपनी अकाउंट होने के बावजूद आपको वीज़ा मिल चुका है तो आपने वो सेटिंग के साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो इन फ्यूचर जब आप कभी पकड़े जाएंगे आपके पास कंपनी अकाउंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इमिग्रेशन वाले बंदे को फौरी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने सेटिंग पे काम किया हुआ है। सो होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। सो मोस्ट रिकमेंडेड है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बिजनेस वीज़ा कंपनी प्लस इन्वेस्टर की तरफ आएँ। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो आपको आफ्टर 1 मंथ रेमिटेंस भेज रहा है तो फिर आप फ्रीलांस वीज़े के ऊपर आएँ, ठीक है। ये थी सारी लीगल बातें। बकाया जो आपके पास क्या है क्या नहीं है, जो आपका प्लान है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पे आपकी रहनुमाई के लिए, आपको लीगलाइजेशन सिखाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। काइंडली अगर कुछ भी गाइडेंस मिली है, कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरी सपोर्ट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।